देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि जो मुझे दिखाई दे और वो आपको दिखाई ना दे? शायद ऐसा कभी ना हो, और अगर ऐसा हो भी तो आप या मैं इस बात को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि हम उसी पर यकीन करते हैं जो हमें दिखाई देता है, और जो चीज़ हमें दिखती नहीं उसका असल दुनिया में कोई वजूद ही नहीं होता। आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है जिसका मेरे नज़रों में तो कोई वजूद नहीं था, पर रेणुका के लिए वो सब उतना ही सच था जितना कि आप अपने घर वालों के लिए हैं। रेणुका मेरी बचपन की दोस्त थी। हमने प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल की पढ़ाई साथ में ही की थी, पर स्कूल ख़त्म होते ही रेणुका के घर वालों ने उसकी शादी कर दी, जिसके बाद रेणुका मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर हो गई। और वहीं मैं भी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर आ गया। और जब पढ़ाई ख़त्म हुई तो नौकरी की तलाश शुरू हो गई। और जब मैं नौकरी की तलाश में गोटार पहुंचा तो वहां के एक ऑफिस में काम तो मिला, पर टेम्परेरी, जिसके चलते मुझे कंपनी की तरफ से वो सुविधाएं नहीं मिली जो दूसरे मुलाजिमों को मिली थी। मसलन मुझे रहने के लिए रेंट पर कमरा लेना पड़ा, जबकि कंपनी के सभी मुलाजिमों के लिए कंपनी क्वार्टर मुहैया किया गया था, जो कि कंपनी के ऑफिस के करीबी था। ऐसे में मुझे आने जाने के लिए लोकल बस पकड़नी पड़ती थी, और इसी लोकल बस में एक रोज़ मुझे रेणुका दिखी। हालांकि अब वो बिल्कुल बदल चुकी थी, पर इसके बावजूद भी मैंने उसे पहचान लिया। पर रेणुका की याददाश्त अब धुंधली पड़ चुकी थी, इसलिए जब मैंने उसे उसका नाम लेकर पुकारा तो वो मुझे बड़ी हैरानी भरी नज़रों से घूरने लगी, मानो वो मुझे जानती ही ना हो। यहाँ तक कि मैंने उसे बताया भी कि मैं दिलीप हूँ, उसके स्कूल का दोस्त, पर वो तब पर भी मुझे किसी अजनबी की तरह ही घूरती रही। उसके इस रवैये से मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने ही शायद उसे पहचानने में गलती कर दी है। चूँकि रेणुका मुझे पहचान नहीं रही थी, तो ऐसे में मैंने उससे माफ़ी मांगी और बस की एक सीट पर जाकर बैठ गया। पूरे रास्ते में पलट पलट कर मैं रेणुका को ही देखता रहा और यही सोचता रहा कि आखिर रेणुका को हुआ क्या है, आखिर वो मुझे पहचान क्यों नहीं रही है। इसी सोच विचार में कब मेरा बस स्टॉप आ गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब अगली सुबह फिर से मुझे उसी बस में रेणुका दिखी तो इस बार मैंने उसे अनदेखा कर दिया और खाली पड़ी सीट पर जाकर के बैठ गया। हालांकि मेरा एक ध्यान रेणुका पर ही था, पर मैं उसे जबरन कुछ याद दिलाना नहीं चाहता था। और जैसे मेरा बस स्टॉप आया तो वैसे ही मैं नीचे उतर गया। पर जब मैंने देर रात घर लौटने के लिए बस पकड़ी तो रेणुका फिर से बस में दिखी, पर इस बार उसके चेहरे पर गहरी उदासी झलक रही थी। उसके उदास चेहरे को देखकर मेरा एक मन हुआ कि उससे उसकी उदासी का कारण पूछ ही लूं। पर इससे पहले मैं रेणुका से कुछ पूछता कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ते पीछे खींचा और रेणुका की तरफ इशारे करते बोला, तुम्हें मालूम नहीं है कौन है वो? अभी मैं उस आदमी से कुछ कहता कि उसने मेरा एकदम से हाथ छोड़ दिया और बस ड्राइवर को तुरंत ही बस रोकने को बोला। उसके ये कहते ही बस ड्राइवर ने भी फौरन ही बस रोक दी और बस के रुकते वो आदमी वहीं नीचे उतर गया, जबकि वहाँ ना तो कोई बस स्टॉप था और ना ही कोई गांव मोहल्ला। खैर, उस आदमी के यूं अचानक ही बस से उतर जाने के चलते मैं थोड़ा सा घबरा गया, इसलिए मैंने रेणुका से बात करने का इरादा बदल दिया। फिर जब मेरा बस स्टॉप आया तो मेरे बस से उतरते ही रेणुका भी बस से नीचे उतर गई। और बस से उतरने के बाद कुछ पल के लिए मेरी नज़रें रेणुका पर ठहर गई, और जैसे रेणुका ने मेरा नाम लेते हुए कहा, अरे दिलीप, मेरी एक मदद करोगे? ये सुनकर तो मेरे अंदर का डर गायब ही हो गया और मैं एक गहरी सांस लेने के बाद बोला, मदद तो करता, पर मैं तुम्हें जानता ही नहीं, माफ़ करना। इतना बोलकर मैं पीछे पलटा और आगे बढ़ गया, ये सोचकर कि वो अपने बर्ताव के लिए मुझसे माफ़ी मांगेगी। पर कुछ कदम चलने के बाद जब रेणुका ने दोबारा मुझे आवाज़ नहीं लगाई तो मैं उसे देखने के लिए पीछे पलटा तो मैंने पाया कि रेणुका वहाँ है ही नहीं। मैंने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, पर वो कहीं भी नहीं दिखी। मैं कुछ देर के लिए हैरान तो हुआ, पर वहाँ काफ़ी अंधेरा था, शायद इसीलिए वो आंखों से तुरंत ही ओझल हो गई। ये सोचकर मैं वापस से अपने घर की तरफ चल पड़ा। अभी मैं कुछ आगे आया ही था कि फिर से रेणुका ने मुझे आवाज़ लगाते हुए कहा, तुम मेरी मदद नहीं करोगे? रेणुका की आवाज़ सुनते ही मैं एकदम से पीछे पलटा
तो रेणुका ठीक मेरे पीछे खड़ी नजर आई, जो अब रो रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू और उसके बिलखते होठों पर नजर पड़ते ही मेरे अंदर दया का भाव जाग गया और मैंने रेणुका को जवाब देते बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम बस रो मत। मेरे इतना कहते ही रेणुका ने अपने बहते हुए आंसू पोंछे और बड़े ही लाचारी भरी स्वर में कहा, तुम मुझे मार डालो। रेणुका की ये कहते ही मैं सकपका गया और उस पर चीखते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम होश में तो हो? अभी मेरा गुस्सा रेणुका पर फूटा ही था कि रेणुका एक दफ़ा फिर से रोने लगी, पर मैं अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। आखिर रेणुका ने मेरे बारे में ये सोच भी कैसे लिया कि मैं कोई हत्यारा हूँ। खैर रेणुका को रोता बिलखता देख मैंने किसी तरह अपने गुस्से को संभाला और बड़ी ही नरमी से पूछा, आखिर बात क्या है, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मेरे इतना कहते ही रेणुका मुझे एक बड़ी नुकीली कील थमाते बोले, जब तक ये मेरे पीछे रहेगा तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताने की कोशिश की तो ये तुम्हारी जान ले लेगा, इसलिए बिना कोई सवाल किए ये कील ले लो और इसे अपने तकिए के नीचे 7 रातों तक रखना। उसके बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे पाऊंगी। उस वक्त मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि मुझे रेणुका की बातों पर भरोसा करना चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि जो वो नुकीली कील मुझे थमा रही थी उसे देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि इस पर कोई टोना टोटका किया गया है। ऐसे में उस कील को अपने तकिए के नीचे रखना कहीं मेरे पर ही तो भारी नहीं पड़ेगा। वैसे भी ये रेणुका मेरे स्कूल वाली रेणुका से काफ़ी अलग हो चुकी थी। अभी मेरे मन में यही उथल पुथल मच रही थी कि तभी अचानक ही मुझे घुटन महसूस होने लगी और फिर देखते ही देखते मेरा जबड़ा अपने आप ही टेढ़ा होने लगा, मानो कोई मेरे जबड़े को जबरन तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। इस अजीब और बड़े ही दिल दहला देने वाले एहसास के होते ही मैं डर से चीखने चिल्लाने लगा। उस वक्त तो मुझे लगा कि मेरा जबड़ा टूट ही जाएगा। अभी मैं डर के मारे चीख ही रहा था कि इतने में ही रेणुका ने वो नुकीली कील मेरे बाजू में घोंपते, उस नुकीली कील के मेरे बाजू में धंसते मुझे बहुत ही तेज दर्द हुआ और उस तेज दर्द के साथ मेरा पूरा बदन झंझना गया। फिर जैसे ही झंझनाहट खत्म हुई तो वैसे ही मैं नॉर्मल हो गया। अब मेरा जबड़ा जो पल भर पहले अपने आप ही टेढ़ा हो गया था अब वो नॉर्मल हो गया था, पर मेरी धड़कनें अभी भी बहुत तेज थी, जिस वजह से मुझे अभी भी बेचैनी हो रही थी। इससे पहले मैं रेणुका से इन सब चीज़ों की वजह पूछ पाता कि उसने वो कील मेरे हाथों में पकड़ाते हुए बोला, इसे भूल से भी खोना मत। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई और मैं किसी मूर्ति की तरह बस उसे जाते हुए देखता रह गया। यहाँ तक कि उसके जाने के काफ़ी देर बाद जाके मैं वहाँ से अपने घर पहुँचा, पर घर पहुँचने के बाद भी मेरी बेचैनी ज्यों की त्यों बनी रही। यहाँ तक कि अब रह रहकर मेरा शरीर थरथराने लगा था। उस वक्त तो मैंने रेणुका के कहे मुताबिक उस नुकीली कील को अपने तकिए के नीचे रख दिया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मुझे यही सही लगा। खैर जैसे तैसे वो रात बीती और फिर सुबह होते होते मेरी बेचैनी भी शांत हो गई। रात के हुए हादसे ने मेरे दिमाग को झंझोर कर रख दिया था। ऊपर से मुझे अब ये भी चिंता खाई जा रही थी कि आगे क्या होगा, क्या मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ, और ऐसे कई सवाल मेरा मन अपने आप से लगातार करे जा रहा था। और जब खुद से कुछ नहीं सूझा तो मैंने अनिरुद्ध को कॉल किया और उसे फौरन ही घर पर आने को बोला। दरअसल अनिरुद्ध से मेरी मुलाकात बस में आते जाते हुई थी। अनिरुद्ध यहाँ का ही रहने वाला है और साथ ही उसके हर तरह के कॉन्टैक्ट्स हैं, नेताओं से लेकर लोकल गुंडों तक, जिस वजह से वो हर तरह की समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर देता है। और इसीलिए मैंने अनिरुद्ध को बुलाया। अनिरुद्ध जैसे ही घर पहुंचा तो वैसे ही मेरा चेहरा देखकर समझ गया कि मैं किसी मुसीबत में हूँ। इसलिए अनिरुद्ध ने आते ही मुझसे पूछा, अरे भाई क्या दिक्कत है, तेरे चेहरे की हवाएं क्यों उड़ी हैं? फिर जब मैंने उसे पिछली रात की घटना के बारे में बताया तो वो मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोचने के बाद उसने मुझे वो कील दिखाने को बोला जो रेणुका ने मुझे दी थी। जैसे ही मैंने तकिए के नीचे से वो कील निकालकर अनिरुद्ध के सामने की तो वैसे ही वो हड़बड़ा गया। और जब मैंने उसके हड़बड़ाने की वजह पूछी तो उसने मुझे अपने मोबाइल पर एक तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर देखते ही मेरा गला सूख गया और माथे से पसीना बहने लगा। दरअसल वो तस्वीर एक मृतक की थी जो मेरी ही उम्र के नौजवान लड़के की थी, जिसके पैरों के दोनों तलवों में ऐसी कील गड़ी हुई थी जैसे कि रेणुका ने मुझे दी थी। और तो और उसके मुंह में राख भी भरी हुई थी जिस पर एक काली मोमबत्ती जल रही थी।
अभी मैं आंखें फाड़े उसी तस्वीर को ही देख रहा था कि फिर इसी बीच अनिरुद्ध बोल पड़ा, अरे दिलीप भाई, आप कैसे फंस गए जौकी बूढ़ी के जाल में? अनिरुद्ध के जौकी बूढ़ी का जिक्र करते ही मैंने उससे पूछा, ये कौन है जौकी बूढ़ी? मेरे ये सवाल करते ही अनिरुद्ध ने जवाब देते हुए कहा, ये जो तस्वीर है ना, ये जौकी बूढ़ी का 81वां शिकार है। जौकी बूढ़ी यहाँ की कुख्यात डायन है जो अपने काले जादू टोने के लिए जाने जाती है। कहते हैं कि कई साल पहले जौकी बूढ़ी को उसके नई नवेली बहू ने उसे मार डाला था, पर असल में उसकी बहू ने अपनी सास को उसके कहे अनुसार ही मारा था, जिसमें उसने अपनी सास के पैरों के दोनों तलवों में कील गाड़ दी और फिर 7 लोगों की चिता की राख उसके मुंह में भरकर उस पर काली मोमबत्ती जलाई, जैसे कि इस तस्वीर में इस लड़के के साथ किया गया है। मगर दिलीप भाई, पर तुम तो कह रहे हो कि ये कील तुम्हें तुम्हारे स्कूल की एक दोस्त ने दी है, पर ये कील उसके पास आई कैसे और उसने ये कील तुम्हें क्यों दी? दोस्तों, इतना बोलकर अनिरुद्ध मेरा दोस्त फिर कुछ सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ मुझे फिर से बेचैनी शुरू हो गई थी। अभी मेरी घबराहट बढ़ी रही थी कि तभी अनिरुद्ध ने किसी से फ़ोन पर बात की और फिर उससे बात करने के बाद अनिरुद्ध ने मुझे वो कील लेकर अपने साथ चलने को बोला। मैंने उससे पूछा भी कि कहाँ पर जाना है, पर उस वक्त अनिरुद्ध ने मुझे ये बोलकर चुप करा दिया कि अभी समझाने का वक्त नहीं है, जल्दी इस मुसीबत से नहीं निकले तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे में मैं चुपचाप से अनिरुद्ध के साथ निकल गया। अनिरुद्ध के साथ में पहुंचा अनुहला बस डिपो, जहां से हमें बेजू घाट के लिए 112 नंबर की बस पकड़नी थी, जिसने हमें सूरज ढलते ढलते बेजू घाट पहुंचा दिया। बेजू घाट से फिर हम गए सोन शमशान भूमि, जहां बहुत से लोग भीड़ जमाए हुए थे। सूरज तो तकरीबन ढल ही चुका था, पर इसके बावजूद भी लोग शमशान में ऐसे जमा थे मानो मंदिर की आरती में खड़े हों। खैर, जब हम दोनों भी उसी भीड़ में शामिल हुए तो मेरी नज़र एक 12-15 साल के बच्चे पर पड़ी, जो लोगों के सर पर हाथ रखकर कुछ बड़बड़ाता और फिर एक चुटकी बजाता, जिसके बाद वो आदमी मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता। करीबन अगले 2 घंटे तक यही सिलसिला चलता रहा, जब तक कि हमारी बारी नहीं आ गई। मेरी बारी आते ही जैसे ही उस बच्चे ने मेरे सर पर अपना हाथ रखा तो वैसे मेरी आंखें बंद हो गई और फिर अचानक ही मुझे बहुत ही हल्का महसूस होने लगा। और फिर कुछ देर में ही मैंने देखा कि रेणुका मेरे सामने खड़ी है और मुझे वही कील दे रही है जो उसने मुझे दी थी। पर इस बार रेणुका अकेले नहीं थी, उसके पीछे एक बहुत ही भयानक काला साया था। और जब रेणुका ने मुझे वो कील थमाने की कोशिश की तो उस काले साये ने मेरा जबड़ा दबोच लिया और वो तोड़ने की कोशिश करने लगा। और जैसे रेणुका ने वो नुकीली कील मेरे बाजू में घोंपी तो वैसे ही वो काला साया एकदम से तिलमिला उठा और एकदम से वो गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैं शांत हो गया, पर अभी मेरी आंखों के सामने से सब कुछ रिपीट टेलीकास्ट चल ही रहा था कि तभी मुझे बहुत ही तेज चुटकी की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ के मेरे कान में पड़ते ही मेरी आंख खुल गई। पर जैसे मेरी आंख खुली तो वैसे ही वो बच्चा बोला, तू तो रेणुका का आशिक है और वो भी तेरे को चाहती है। वो तेरे को अपना साथी बनाना चाहती है, पर इस दुनिया का नहीं बल्कि उसी दुनिया का जो वो दुनिया बना रही है। अगर तुझे जिंदा रहना है तो वो कील जो तुझे उस लड़की ने दी है उसे किसी मुर्दे के दिल में गाड़कर उसे जलाना होगा और फिर उसी दहकते हुए कील से अपने शरीर पर एक आधे चांद का निशान बनाना होगा, जिसके बाद रेणुका तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उस बच्चे के ये बोलते ही मैं चौंक गया। इससे पहले मैं उस बच्चे से कुछ पूछता कि इतने में ही अनिरुद्ध ने मुझे वहाँ से उठा लिया और मुझे लेकर चल दिया। मैंने अनिरुद्ध से रुकने को कहा, पर वो बोला कि गुरुजी से कोई सवाल नहीं पूछता, वो जितना भी बता दे उसी में लोगों का कल्याण हो जाता है। अब हमें बस एक ऐसे मुर्दे का इंतज़ाम करना है जिसके दिल पर ये कील गाड़कर उसे जला सकें। अनिरुद्ध बड़े ही गंभीरता से पूरे मसले को संभाल रहा था, मानो वो मेरा कोई अपना सगा हो। पर दिक्कत वाली बात ये थी कि भला हमें ऐसी लाश मिलेगी कहाँ, और मानो मिल भी गई तो हमें उस मुर्दे के दिल में कील गाड़ने की उस मुर्दे का परिवार इजाज़त देगा। अभी मैं इन्हीं सब बारे में सोच रहा था कि तभी अनिरुद्ध बोला, भाई तू मुर्दे की चिंता मत कर, मुर्दे का इंतज़ाम हो गया है। अनिरुद्ध के ये बोलते कि मुर्दे का बंदोबस्त हो गया है, मुझे याद आया कि मैं ये कैसे भूल गया कि अनिरुद्ध के पास तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। खैर, इसके बाद अनिरुद्ध मुझे किसी जंगल में ले गया जहाँ 3 लोग एक लाश को चिता पर पहले से ही लिटाए हुए थे। हमारे वहाँ पहुँचते अनिरुद्ध ने
वो कील उस मुर्दे के दिल में गाड़ने को कहा और जैसे मैंने वो कील उस मुर्दे के दिल में उतारी तो वैसे उस मुर्दे ने अपनी आंख खोल दी। मुर्दे की आंख खोलते ही वो 3 लोग जो मुर्दे को लाए थे सबसे पहले चीखते चिल्लाते वहां से भाग खड़े हुए। यहाँ तक कि मैं और अनिरुद्ध भी कुछ देर के लिए घबरा गए, पर कुछ देर तक मुर्दा अपनी गर्दन दाएं बाएं घुमाने के बाद शांत हो गया। उस मुर्दे के शांत होते मैंने चिता में आग लगा दी और फिर जब चिता जल गई तो मैंने चिता की राख से वो कील ढूंढकर अपने हाथ पर आधे चांद का निशान गोद लिया। अब तक सुबह भी हो चुकी थी और इस नए दिन के साथ सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। खैर इस हादसे के बाद मैंने वो जगह छोड़ दी, पर अनिरुद्ध आज भी मेरे साथ एक भाई की तरह मेरा साथ निभा रहा है। वैसे तो मैं रेणुका के माँ बाप से मिलने भी गया था, पर रेणुका का घर जो हमारे गांव में था वो अब उजड़ चुका था। उसके घर वालों का कोई अता पता नहीं था। पता नहीं रेणुका के साथ शादी के बाद क्या हुआ, वो मुझसे क्या चाहती थी, ये तो बस सवाल ही बनकर रह गया है। पर कुछ तो इस दुनिया में चल रहा है जो भले ही हमें नजर नहीं आता हो, पर वो मौजूद है और भगवान ना करे कि आपको उनकी मौजूदगी कभी महसूस हो। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।